हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास हिंदी क्षितिज और चैप्टर है हमारे पास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस चैप्टर में हमारे पास पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएँ हुई। नंबर 1, बादलों के आने की सूचना बयार नाचते गाते देती हुई चलती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, उसके आगमन की सूचना में घर की खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, पेड़ों द्वारा मेहमानों को गर्दन ऊंची कर देखना। और पॉइंट नंबर 4 है, आंधी का आना और धूल का उड़ना। पॉइंट नंबर 5 है, नदी का ठिठकना और बाकी नज़र से देखना। और पॉइंट नंबर 6 है, बुजुर्गों सदस्य पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना। और पॉइंट नंबर 7 है, स्वागत में तालाब का परात भर पानी लाना। और पॉइंट नंबर 8 है, आकाश में बिजली चमकना और वर्षा के बूंदों के रूप में मिलन के अश्रु बहाना। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। देखो, धूल, पेड़, नदी, लता, ताल किसके प्रतीक हैं ये। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, धूल है स्त्री का प्रतीक, पेड़ नगरवासी, नदी स्त्री, लता मेघ की प्रति छाड़ता नायिका और ताल घर के सदस्य। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों के देरी से आने के कारण रूठी हुई भी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, देखो, भाव, नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं और वह क्षमा याचना करने लगती है। उसके बाद है अगला प्रश्न, बाकी चित्त बना उठा, नदी ठिठकी घूंघट सिरके। ठीक है, भाव स्पष्ट करना है इसका भी। तो देखो, हेडिंग डालेंगे भाव और लिखेंगे, मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नज़र से आए हुए आगंतुक को देखने लगती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं, नदी बांकी होकर बहने लगी, पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अंत में आसमान से वर्षा होने लगती है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, मेघों के लिए बन ठन के शवर के आने की बात क्यों कही गई है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए बन ठन की बात की है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों के बाद जाते हैं तो बन शवर कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बहुत दिनों बाद आए हैं, क्योंकि उन्हें बनने संवरने में देर हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने जुहार की, बोली अकुलाई लता, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। रूपक अलंकार, ठीक है, और क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दम की। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कविता में मेहमान चाहे किसी के भी घर आए, परंतु उत्सुकता और उल्लास पूरे गांव में होता है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करने लगती हैं, बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं, पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उसके बाद उसमें उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं, अपने अपने खिड़की और दरवाजे मेघों के दर्शन के लिए खोल देते हैं। प्रकृति के सारे अंग भी जैसे उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे होते हैं, जैसे आंधी का उठना, धूल का अपना घाघरा उठाकर भागना, नदी का बाकी नज़र से देखना आदि। ठीक उसी प्रकार गांव में दामाद के आने पर भी उल्लास और उमंग का माहौल छाया रहता है। स्त्रियां ओट से दामाद को तिरछी नज़रों से देखती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत सम्मान के साथ करते हैं।
अगला है हमारे पास प्रश्न काव्य सौंदर्य लिखिए। तो देखो, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में साहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल तथा सहज होने के साथ ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बन ठन में बा वर्ण की आवृत्ति होने पर कारण अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है हमारे पास रचना और अभिव्यक्ति। तो प्रश्न नंबर 11 है, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तन को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, वर्षा के आने पर वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है। पेड़ पौधों पर जमी हुई धूल बह जाने के कारण वे तरोताज़ा दिखाई देते हैं। सड़कें भी चमकने लगती हैं। सड़कों पर छाते और रेनकोट नजर आने लगते हैं। गड्ढों में पानी भर जाता है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने लगता है। बच्चों का कोलाहल बढ़ जाता है। इस प्रकार वर्षा आने पर सारा वातावरण उमंग और उल्लास से भर उठता है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 12वां, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पीपल वृक्ष की आयु सभी वृक्षों से बड़ी होती है। गांव में पीपल की पूजा की जाती है। इसी कारण गांव में पीपल वृक्ष का होना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए पुराना और पूजनीय होने के कारण पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहना उचित है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आज के इस बदलते परिवेश में अतिथि देवो भव की परंपरा में भी बदलाव आए हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना, शहरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता झुकाव, महंगाई और व्यवस्था ऐसे कुछ कारण हैं जिसके फलस्वरूप आज का मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसके पास दूसरों को देने के लिए समय तथा इच्छा का अभाव हो चला है और परिणाम स्वरूप यह परंपरा धीरे धीरे गायब होती जा रही है। उसके बाद है हमारे पास भाषा अध्ययन। तो देखो 14वां प्रश्न है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बन ठन के यानी तैयारी के साथ आज काव्य सम्मेलन में सभी कवि बन ठन के आए हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सुधि लेना यानी खबर लेना। बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय मित्र की सुधि तक नहीं ली। उसके बाद है तीसरा पॉइंट गांठ खुलना यानी समस्या का समाधान होना। बात की तह तक पहुंचकर ही दोनों के बीच बंधी गांठ खुल सकती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, मिलन के अश्रु यानी मिलने की खुशी। इतने दिनों के बाद अपने सगे भाई से मिलकर उसकी आंखों से मिलन के अश्रु बह निकले। उसके बाद प्रश्न नंबर 15वां है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बयार, पाहुन, उचकाना, जोहार, शुद्धि, लीनी, किवार, अटारी, बंठन, बाकी, परात। उसके बाद अगला प्रश्न है 16वां, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मेघ आए कविता की भाषा सरल तथा सहज है। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। नंबर 2 है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। नंबर 3 है, पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए। और नंबर 4 है, बरस बाई सुधी लीनी। और 5 है, पेड़ झुककर झांकने लगे। उसके बाद देखो, उपयुक्त पंक्तियों में ज़्यादातर साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर गांव का माहौल स्थापित करने के लिए ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन, शुद्धि आदि का प्रयोग किया गया है। उसे समझने में कठिनाई नहीं होती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।